सो जय हिंद दोस्तों, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ बॉबी। सो आज मैं आपको सेट 4 कराऊंगा, ठीक है। जितने भी मैंने अभी सेट कराए थे, आप आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं कराता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको अपने परसेंटेज वाली सीरीज में। अगर वो नहीं देखी है आपने तो वो आप देख सकते हो, और मेरे कॉन्सेप्ट है जितने वो सीख सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं, प्राइस इक्वल टू कंजम्पशन इक्वल टू होता था हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब देखो, प्राइस कंजम्पशन होता है खपत बोलते थे। खपत बोलता हूँ मैं। खपत बोलता है, ठीक है। ये प्राइस है, उसकी प्राइस मतलब मूल और उसका खर्चा, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया था, जब मेरा एक्सपेंडिचर या मेरा खर्चा होता है वो समान होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो प्राइस होता है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कंजम्पशन के। और आपको नहीं याद हो आप नोट डाउन कर सकते हो, इतना ही करना है, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ द 20% इन द प्राइस में उसने रिडक्शन मतलब कमी आई है ऑफ अ शुगर एनेबल अ परचेज टू ऑब्टेन 4 kg मोर। जैसे अगर वो प्राइस में कमी करता है तो उसे 4 किलो मोर 4 रुपीज इतना, मतलब इतने में ज्यादा मिल जाए 160 रुपये में। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी, मतलब ओरिजिनल प्राइस कितनी सी शुगर की पर केजी। हिंदी में करते हैं, चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार 160 रुपए में 40 किलो अधिक प्राप्त कर सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य बताना। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि कैसे करते हैं। पहले प्राइस देखेंगे, प्राइस में कितने की कमी आई है। प्राइस 20% की, 20% को देखो ऐसे लिख सकते हैं, 20% को लिखूंगा 1/5, ठीक। पहले 5 में लाता था, वो मैं 4 में कर दिया मैंने। यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, मतलब 5 की सौदा में अब 4 रुपए में लाता हूँ। अब 5 रुपए में पहले लाता था, अब उसको 4 रुपए में लाता हूँ, ठीक। तो क्या हुआ, कंजम्पशन होगा मेरा, कंजम्पशन है, ठीक है। तो ये 4 से 5 आ रही है, अब 4 से 5 हो जाएगी। अब देखो 5 से 4 हो रही है, मतलब उसमें प्राइस घट रहा है कि नहीं। तो जो मेरा कंजम्पशन है वो मेरा बढ़ जाएगा कि नहीं। पहले मैं कोई वस्तु लाता था 5 रुपए की, अब उसे 4 रुपए में लाता हूं, तो मेरा कंजम्पशन अब बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा इतना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखो कंजम्पशन और परचेज टू ऑब्टेन मोर केजी। अब वो क्या करता है, 4 kg ज्यादा खरीद के लाता है। मतलब मैं पहले 4 खरीदता था, अब 5 खरीद रहा हूं, तो 1 की वृद्धि हुई ना। एक वो कितने की वृद्धि, इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये वाला 4 kg, ठीक है। तो उसने पूछा ओरिजिनल प्राइस कितना होगा उसका, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्टोर, ठीक है। वेट, तो 1 किलो मेरी 4 kg के बराबर आ रही है। अगर मैं पहले कितना खरीदता था, 4 × 4 आ जाएगा, मतलब पहले 16 kg खरीदता था, 16 kg में खरीदता था 160 रुपये में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 160 रुपीज खरीदता था ना मैं, मतलब 160 रुपये में खरीदता था। कितने kg, 16 kg। तो इसी ओरिजिनल क्वांटिटी का वो पूछ रहा है, वो इससे काट दूंगा तो 10 रुपीज पर केजी। पहले वो चीनी 1 किलोग्राम 10 रुपए में खरीदता था, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। सो दोस्तों एक क्वेश्चन और ये है। ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का एक ट्रिक है, इन क्वेश्चन के लिए पहले आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हमेशा कभी भी आगे से सॉल्व नहीं करते, जब भी करो पीछे से सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ये है, ठीक। तो 169 है,
169 स्क्वायर रूट होता है 13 का, होता है कि नहीं? 13 का स्क्वायर रूट होता है। अगर आपको निकालना नहीं आता आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, ठीक है? तो मैं देखूंगा ये किसका होता है, 13 का होता है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, जैसे तो टाइम लगा मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है? तो ये होता है 13 का, तो इसकी जगह पूरे की जगह 13 कर लूंगा मैं, 13, ठीक। अब 68 प्लस 13 कितने होंगे, 81 होता है, 81 होता है ना। तो मैं इसकी जगह पूरे की जगह 81 रख लूंगा। और 81 किसका रूट होता है, 9 का होता है, 9 का होता है कि नहीं, नंबर नंबर क्या सी। तो इस पूरे की जगह मैं 9 रख लूंगा यहाँ पे, 9। देखो कितना आसान हो रहा है, ठीक है? अब 216 और 9 कितने हो गए, 225 होते हैं, तो इसकी जगह 225 रख लूंगा मैं, 225, ठीक। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। तो इस पूरे की रूट की जगह मैं क्या रख लूंगा, 15, 15 रख लूंगा, ठीक है? अब देखो 129 प्लस 15 कितने हुए, 144। तो रूट में 144 देखो 12 का अगर आपको वर्ग याद होता हुआ तो आप बता सकते हैं 144 होता है। तो मैं इसकी जगह वर्ग रख लेता हूँ, इसी का मान निकालना था। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला होगा, ठीक। कितना आसान क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें आपको मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपात पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि ये दो हमारे पास संख्या है, ठीक है? तो क्या होता है कि मध्य समानुपात ये होता है, ठीक है? इन दोनों का इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, ठीक। ये फॉर्मूले से बता रहा हूं और मैं डायरेक्ट कैसे बताऊंगा। तो 25 है और 225 है, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो क्या करूंगा मैं, ये और भी ऐसे जस्ट कंपैरिजन किया करो, ठीक। तो 25 एक्स, जिस देखो जो निकालना होता है हम उसे एक्स मानते हैं, ठीक ठीक। अब मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि इसका इंटू मतलब इसका गुणा और इसका गुणा ये आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, जो 225 सॉरी 225 नहीं 25 और 225, मैं क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा। 225 इंटू 225 225 जो होता है 5 का, जो होता है 15 का। तो 5 गुणा 15 75 आ जाएगा। तो x का मान कितना है, मतलब जो हमारा मीन प्रोपोर्शनल 75 आ गया, ठीक है? ऑप्शन बी। ये वाला जो जनरल फॉर्म है, ये वाला ऐसे बता दी मैंने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर, दो सिलेंडर है उनका जो अनुपात है रेडियस मतलब रेडियस का 2:3 दे रखा है उसने, ठीक है? एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, देखो रेडियस का मतलब रेडियस का त्रिज्याओं का, देखो त्रिज्याओं का वो दे दिया अनुपात 2:3, और उनकी ऊंचाई हाइट का रेशियो दे रखा है, सिलेंडर है उनकी हाइट का 5:3 दे रखा है। टेल द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, मतलब रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आयतन, आयतन बेलन का आयतन, आयतन बेलन का क्या होता है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, एच क्या है यहाँ पे, हाइट। सो उसने क्या बोला, दो बेलन है उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो मैं फर्स्ट वॉल्यूम दो फर्स्ट बेलन पूछता हूँ, ठीक है? सिलेंडर वन डाल दिया, तो उसका क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई R1 स्क्वायर H1 ऐसे डाल दिया, ठीक है? रेशियो पूछा है तो मैं रेशियो से करूंगा, ठीक है? पाई आर स्क्वायर H2
ये हो गया सिलेंडर 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। सिलेंडर मतलब बेलन, पहले बेलन का आयतन इतना, दूसरे का इतना। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक ना। अब जो R1 का क्या दे रखा है 2, तो 2 है तो 4 हो जाएगा, R1 दे रखा 2, 4 हो जाएगा इंटू H। हाइट कितनी दे रखी है 5, तो 5 कर दूंगा यहाँ पे मैं। रेशियो आर जो सेकंड वाला बेलन है उसकी है 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। हाइट कितनी है 3। इतना कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं, ठीक। इसका 20, इसका 27। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2। ये आंसर है मेरा, ठीक। सेकंड। सो दोस्तों एक क्वेश्चन ये वाला था, इस पर आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आने को देख मिलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा आपको, इफ 7129x 465 इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये एक नंबर है, इतना नंबर दे दिया, वह 9 से डिवाइड जाता है फुली, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x का मान क्या होगा, यदि एक नंबर इतना है 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना चाहिए। देखो आपको पता हुआ, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ 2 का, 3 का, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक का, ठीक है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हम पेयर बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 7129x 465, मतलब 9, जैसे कि ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 9 के पेयर बनाऊंगा। कैसे बताता हूं, जैसे 7 + 2 कितना होता है, पहले तो उसमें जितनी भी 9 वाली संख्या होगी कट जाएंगी, 9 से कट जाएगी। अब पेयर कैसे, जैसे 7 + 2 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो ये कट जाएंगे, 9 कटना है, ठीक है। 4 + 5 ये कट, मतलब 9 बनना चाहिए ऐड करके, 2 को या 3 के, ठीक है। अब 1x और 6 बचा, तो 1 + x + 6 x + 7 बच रहा है। मुझे यहाँ x की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 2 तो रखनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या रखूंगा, जैसे कि देखो 1 + 6 7 और x बच रहा है, तो 7 8 9, तो 2 की कमी है ना, तो 2 रख दूंगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये नंबर हो जाएगा 7 1 2 9 2 4 6 5। और इसे आप डिवाइड करके भी देखना, ये 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा बी वाला, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, आप ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करोगे तो और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और ये है कि आपने ये वाला क्वेश्चन तो देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे कि कोई विलेज है, एक साल में इतनी परसेंटेज जो पॉपुलेशन में वृद्धि हुई और दूसरी साल में घटी। तो अब जो पॉपुलेशन दे रखी है आपको, पहले के साल में कितनी निकालनी थी, ऐसे निकालते हैं। ये मैंने क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं, सक्सेसिव मैंने अपनी परसेंटेज सीरीज थी उसमें कराया है मैंने। सक्सेसिव कुछ नहीं है, एक ही चीज होती है, उसी पे घटाना और बढ़ाना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30%, ठीक, 30% में वृद्धि हुई इन द फर्स्ट ईयर। पहली साल में कितने की वृद्धि हुई 30% की एक साल में, ठीक है। एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर मतलब दूसरी साल में जो पॉपुलेशन थी 15% घट गई है। इफ द करेंट पॉपुलेशन इज, मतलब अभी की, मतलब कि इसका क्या है कि बढ़ा के घटा के जो अभी की 2 साल के बाद पॉपुलेशन है वो 11,050 है। देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2 ईयर अगो, मतलब पहले 2 साल कितनी नतीजे निकालना है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ती है और अगले वर्ष बढ़ती है और अगले वर्ष 15% घटती है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है 11,050, तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले सोचने वाली बात क्या है, 30% है, इसको हम 3/10 लिखते हैं कि नहीं। इसमें अब देखना कि प्लस करना है ऐड करना, उसने बोला इंक्रीज, तो जो 3 है इंक्रीज मतलब 13 हो जाएगी। जैसे फर्स्ट ईयर की लिख देता हूं, पहले ईयर की जो पॉपुलेशन थी मेरी, यहां से देखना
वृद्धि हुई है तो प्लस होता है। तो पहले मेरी 10 थी, 10 से होकर 13 हो गई है, प्लस दे रखा है, ये प्लस का इंक्रीज का मतलब प्लस हो रहा है, मतलब पहले 10 थी, पहली साल में 10 से 13 हो गई है, ठीक। अब सेकंड ईयर की देखूंगा मैं, सेकंड ईयर की उसने क्या बोला है, घटी है, सेकंड ईयर में घटी है पॉपुलेशन। तो 15% को मैं कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं मैं, 3/20 लिख सकता हूं, लेकिन घटी है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। मैं बता देता हूं, देखो इंक्रीज मतलब पॉजिटिव और डिक्रीज माने नेगेटिव, ये अपने आप लगाना है, ठीक। तो पहले मेरी 20 थी जनसंख्या, 20 से घट के 17 रह गई है, ठीक है ना, 17 रह गई। अब भी क्या करना है, इन दोनों का मैं इंटू करूंगा आपस में, तो इसका हो जाएगा, इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 221। 221 जो मेरी अभी जो पॉपुलेशन की क्वांटिटी दे रखी है वो 2 साल बाद दे रखी है, मतलब कि 221 की वैल्यू। तो 221 की वैल्यू 1150 है। सो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे 2000 मतलब 2 साल पहले की पॉपुलेशन है ना, जो 2 साल पहले की पॉपुलेशन दे रखी है 200 रेशियो फॉर्म में, तो मैं इससे जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरी 50, नहीं हाँ 50 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50, और मुझे 2 ईयर पहले देखना है, तो 2 ईयर की पहले की है तो उसमें मैं 50 का गुणा कर दूंगा, तो मेरी आ जाएगी ये 10,000। 10,000 आएगी कि नहीं, तो आंसर आएगा 10,000 हो गया। बहुत इजी है, कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट को याद करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए, चांसेस है आने के लिए। कैसे कि आपको मैंने बताया था एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि क्षमता इक्वल टू कार्य बट्टे समय, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं। A and B can complete a work in 36 days and 45 days। ए किसी काम को करने में 36 दिन लगता है, और उसी काम को 20 दिन में करता है, मतलब 45 दिन में करता है। बी रेस्पेक्टली दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। ए प्लस बी मिलकर वही, मतलब ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया, एंड देन ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन तक काम किया, उसमें से ए ने काम को छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब कि इसने ये बोला है ए और बी दोनों ने एक काम किया 2 दिन तक, ठीक है, उसमें से ए ने छोड़ दिया। अब बी जो काम बचा है उसको कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन का मतलब ये है। ए और बी के कार्य को क्रमश 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और ए ने काम छोड़ दिया, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो करते हैं, पहले देखो ए कितना करता है, पहले देखो 36 दिन में, और बी कितना करता है 45 दिन में। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है, वैसे ही करना है, बेसिक फॉर्मूले से करोगे कभी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या उससे। तो देखो इनके हम एलसीएम से क्या निकालते हैं, टोटल वर्क या टोटल कार्य। एलसीएम लेना जानते हो, 45 और 36 का कितना एलसीएम आएगा, निकालना जानते हो, निकाल लेना, ठीक है। इसका आएगा 180, मैं एलसीएम निकालूंगा तो 180 आएगा। तो ये 180 मेरा क्या आया, ये टोटल काम आया है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क, टोटल कार्य, ठीक। तो अभी क्या करना है तुम्हें, मेरा टोटल वर्क है मेरे पास, और मैं कितने दिन में 36 दिन में इस काम को करता हूं, तो इनकी क्षमता एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बटे टाइम, एफिशिएंसी निकल जाएगी, मतलब क्षमता। मैं ऐसे लिख देता हूं ईएफ से, ठीक है। तो 36 का भाग दूंगा 180 में, तो कितने बार जाएगा, 5 बार, तो एक ही एफिशिएंसी आ गई 5। ऐसे 45 का भाग दूंगा 80 में, 180 में, तो कितना आएगा, 4। तो ए की एफिशिएंसी 5 और बी की आ गई 4 मेरी। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days।
ए और बी ने 2 दिन तक काम किया। तो देखते हैं ए और बी 5 काम करते हैं, 4 काम करते हैं। जैसे ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, देखो इनकी जो एफिशिएंसी ऐड होगी ना, मतलब 4 + 5 9 हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 9, और 2 दिन तक करते हैं। तो 2 दिन मतलब कि दोनों ने 2 दिन तक 18 काम किया। ठीक, 18 काम किया इनने। अब क्या करता है, अब रिमेनिंग वर्क पूछता है। अब इतना कर लिया तो मैं 180 में से 18 काम कर लिया, उतने को माइनस कर दूंगा मैं 18, तो कितना हो जाएगा 162। जो जे 162 है ये मेरा रिमेनिंग वर्क है। क्या रिमेनिंग वर्क है। अब उसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि इस कार्य को बी कितने टाइम में करेगा। तो देखो आपके पास 162 है काम, अब इसे कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की इसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए कि नहीं। देखो मेरे पास कार्य है, एफिशिएंसी मैंने बी की निकाल ली है, 4 आई है मेरी, और टाइम उसने पूछा है तो 4 जे बी करेगा। ठीक है, इससे काटूंगा तो आएगा ये 40.5, मतलब 40.5 डेज में करेगा अभी रिमेनिंग वर्क को। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। एक तो वो पूछ सकता था कि दोनों कितने में करेगा, तो आपको क्या करना था, अगर वो बोलता कि दोनों मिलके कितने काम, मतलब कितने दिन में काम करेगा, तो 180/9 कर देते, तो 20 दिन में करते दोनों मिलके। और क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ऐड कर दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा। देखो अगर पूछा समय तो हमारे पास एफिशिएंसी और वर्क होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है जो शायद आपको नया क्वेश्चन लगेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या औसत स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय। देखो कैसे, एवरेज स्पीड या औसत बोल सकते हैं, औसत गति। ठीक, औसत गति। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस या टोटल दूरी। ठीक है, टोटल समय, टोटल टाइम। अब जे को हिंदी में दूरी होती है और ये होता है समय। ठीक, लिख लेना ये वाला फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अतुल वॉक्स 4 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 km/h। वो 4 किलोमीटर चलता है 2 km/h की स्पीड से। अतुल रन्स, देखो चलता है वॉक, और दौड़ता है वो 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 6 km/h। और दौड़ लगाता है वो 10 किलोमीटर दौड़ता है कितनी स्पीड से, 6 km/h। एंड गोज बाय द बस, और बस से कैसे जाता है, 45 किलोमीटर बस से जाता है। बस की स्पीड होती है 30 km/h। तो उसमें हमें एवरेज क्या निकालना, उसका एवरेज स्पीड कितनी रही अतुल की। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारी देखते हैं, टोटल डिस्टेंस जो फॉर्मूला लिखा है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा दोबारा से, लेकिन हमारे पास समय तो आपने देखा वो कहीं पे भी नहीं है। तो एक और फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे समय। अब मुझे समय निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक, अब देखो यहां लिखता हूं मैं, टाइम या समय वॉकिंग का बोल रहा हूं मैं, मतलब दौड़ने की नहीं, वॉक का बोल रहा हूं। ठीक है, ये देख लेना, तो हिंदी में आप देख सकते हो। ठीक, वॉक का लिख लेता हूं। वॉक करने में उसे कितना टाइम लगा, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर में नहीं, डिस्टेंस था मेरा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और स्पीड थी 2, मतलब 1/2 आ गया। ठीक, आर्स में लिखते हैं डिस्टेंस, आर्स से एच है आर्स। ठीक, और उसका रनिंग का कितना टाइम लिखूं, टाइम रनिंग का कितना, रन स्पीड कितना उसमें था, 10 किलोमीटर था, तो कितनी स्पीड में दौड़ता था, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
10/10 कितना हुआ 6, मतलब कि कट जाएगा 5/3। ये किसका आया दौड़ने का। अब बस का देखेंगे कितना टाइम होगा। देखो मैं टाइम क्यों निकाल रहा हूँ, बस का टाइम, बस 45 से जाती थी और 30 उसकी स्पीड थी, तो कितना आएगा जी 15 3 2। अब देखो अब सिंपल कुछ हो गया। अब टोटल डिस्टेंस देखते हैं, 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, टोटल डी बना देता हूँ मैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरी, 10 किलोमीटर और 45 किलोमीटर डिस्टेंस है अपन। अब देखो टाइम आएगा, टाइम कहीं दे रखा है तो टाइम मैंने पहले ही निकाल दिया, ठीक। मतलब 1/2 5/3 5/3 है, ठीक 5/3 और 3/2। इस कब सबको सॉल्व कर लेना है हमें, ठीक। तो कितना हुआ जी, कितना हुआ, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 59/, ये देखो अच्छा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम तो मैं ले लूंगा 6, ठीक है 6। इसे और सॉल्व करते हैं तो 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 12 यहाँ से 2 10, यहाँ से 3 9। इन सबको जोड़ूंगा तो मैं 59, इनको ऐड करो कितना आएगा 31/6, 31 है, ठीक है 31। तो ये वाला ऊपर चला आएगा, मतलब 59/6 31। तो आंसर आएगा इसका कितना आना चाहिए 11 13/31। ये आएगा इसका आंसर। टोटल क्या पूछा था उसने, टोटल स्पीड किलोमीटर पर आवर कितना पॉज कर दी। सो दोस्तों 9th वाला क्वेश्चन ये है, ये शायद आपने नया देखा होगा। तो इसमें क्या कुछ नहीं है, देखो इन अ फिगर XYZ, एक फिगर है XYZ इज अ सेकंड, ये सेकंड है, सेकंड एंड ZT इज द टेंजेंट, ZT TZ जी क्या है टेंजेंट है, ठीक। और टू द सर्कल एट T इफ TZ 12 सेंटीमीटर एंड YZ कितना है, YZ कितना 8 सेंटीमीटर है YZ, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ XY लेंथ, मतलब ये XY लेंथ निकालनी है हमें, X का मान निकालना है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, TZ स्क्वायर इक्वल टू XZ, सॉरी बड़ा वाला है XZ इंटू YZ। ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है, इंटू लगा देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी से करना है। अब देखो TZ कितना, TZ मतलब कि 12। ये फॉर्मूला याद करना, याद ही करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। तो YZ कितना है मेरा, YZ कितना है, YZ 8 सेंटीमीटर में, सॉरी XZ कितना है XZ, तो X + 8 है ना, X + 8 करूंगा मैं, X + 8 और YZ मेरा 8 दे रखा है उसने, ठीक। अभी इसमें आपस में क्या कर दूं, इंटू 144 हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा 8X + 64। X का मान निकालना उसने पूछा है, X मतलब XY का मान निकालना, ठीक। XY मैंने X मान लिया था, तो क्या करूंगा 64 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 80 हो जाएगा, 8X मतलब X का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है, मतलब 10 सेंटीमीटर आ गई मेरी, ठीक है। XY 10 सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। सो ये वाला भी क्वेश्चन है,
ये वाला क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करोगे तो देखो बहुत टफ होने वाला है। तो मैं एक देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, नोट डाउन करिए। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आप इजी वे से कर पाओ। देखो ये क्वेश्चन है CP अपॉन MP, MRP बोल सकते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला याद रखो। ये डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये वाला कर लेना। देख कैसे, अगर डिस्काउंट प्रॉफिट दे रखा है और CP दे रखा है, MRP निकालना निकाल सकते हो। सब कुछ दे रखा है और CP निकालना निकाल सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब CP 280 है। अ शॉपकीपर सेल्स इट बाय अलाउंग 16% डिस्काउंट, वो फिर बेचता है 16% डिस्काउंट पे ऑन इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड स्टिल गेन 20%, वो डिस्काउंट देता है उसके बाद भी उसे 20% बचता है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस, देखो मार्क प्राइस क्या होता है आर्टिकल का। जैसे हम कोई पैंट या वो शर्ट लेने जाते हैं, शर्ट कुछ लेने जाते हैं, तो जो लेवल प्राइस होता है, जैसे 500 है तो हम 500 की नहीं लेते हैं ना, तो वही मार्क प्राइस होता है उस पर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो CP अपॉन, अब इसने देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है इसने, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 100 और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है 16 अपॉन MP, MRP, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऐड होगा तो 20% है ना, तो 20 हो जाएगा, ठीक। इतना करना आया। अभी क्या करूंगा मैं, CP कॉस्ट प्राइस मैंने दे रखा है मेरा, तो मैं कॉस्ट प्राइस 280 कर दूंगा, 280, और MRP MP तो पूछा ही है, जो हो जाएगा 84, 84, और जो हो जाएगा 120। अब मुझे क्या करना है, MP निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 12 की पहाड़ी में जी 7 बार आता है और 12 के में 10 बार, ठीक है, और ये चला जाएगा 7 से, ये चला जाएगा 40 बार। तो ऐसे हो गया 40 अपॉन MP इक्वल टू 1/10, क्रॉस कैंची वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरी जो MP है 400 रुपीज आ जाएगा। मतलब उस टी शर्ट पे या शर्ट पे कितने रुपए थे, 400 रुपए थे, और वो इतने में खरीद लाया, ऐसे कुछ, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 11 वाला। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बोट और स्ट्रीम वाला है, नाव वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, देखो डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड होती है, बढ़ती है बहुत, और जो अप स्ट्रीम होगी उसमें स्पीड टोटल घटती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और जो पानी का भाव है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट की स्पीड इंक्रीज होगी कि नहीं, टोटल की। और अप स्ट्रीम में क्या होती है, पानी इधर बह रहा है, आपकी बोट इधर चल रही है अपोजिट में, तो स्पीड दोनों की डिक्रीज होगी ना, ऐसे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 14 किलोमीटर, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर। डाउन और अप की दे रखी है इसने। द बोट कवर 72 किलोमीटर बोट कवर करती है दूरी इन काम वाटर मतलब शांत पानी में। इन हाउ मच टाइम कैन इट कवर द डिस्टेंस। अब बोला कि 72 किलोमीटर है, वो बोट कितने टाइम में कवर करेगी। हिंदी में देखने, नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर है, नाव की उधर प्रवाह गति 10 किलोमीटर है, वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी करती है। तो 72 किलोमीटर को सेकंड में कितना टाइम लगेगा, करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम की होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली A+B होती है, A+B, ठीक। और जो अप और डाउन स्ट्रीम की मेरी स्पीड दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है, 14 किलोमीटर। अप स्ट्रीम की दे रखी है उसने A-B। मैंने बताया ना अप स्ट्रीम की हमेशा घटती है, ये 10 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर A और B क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं।
ए है स्पीड या गति, स्पीड ऑफ बोट, ठीक। और बी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जलधारा बोलते हैं स्ट्रीम को, ठीक है, समझ में आया। अभी क्या करेंगे, उसने बोला कि ये 72 किलोमीटर नाव कितने घंटे में तय करेगी, तो मैं नाव की स्पीड निकालूंगा। तो दोनों इक्वेशन में क्या करूंगा, इससे कटेगा 2a आएगा 24। जो बोट की स्पीड है मेरी, बोट की स्पीड कितनी आएगी मेरी, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है मेरी। डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 72 किलोमीटर, 12 छिक्के 6 आवर, मतलब 6 घंटे में तय करेगी बोट 72 किलोमीटर को, ठीक। तो 6 आवर, मैं डिटेल इतना ही कॉन्सेप्ट में ज्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप पढ़ो, आपके पास 5 सेकंड है, कर सकते हो। देखो, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 24,000 इन द ईयर कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट आर, पहली साल की रेट कितनी है 8% पर एनम, और दूसरी साल की कितनी है 10% फॉर 2 ईयर, ठीक। इसमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, कितना होगा, हिंदी में पढ़ लेना, ठीक। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन मिले आपको तो सक्सेसिव लगाना है, लगातार चल रहे हैं। तो देखो पहले साल का देखेंगे कितना है 8% है ना, तो 8% को मैं ऐसे लिखता हूं, कितना लिखूंगा 100 से 2 25.7, मतलब कि कोई पहले 25 रुपए से 25 से 27 हो गए, और 10% को मैं कैसे लिखता हूँ 1/10, ठीक। 1/10 मीन्स 10 से 11, ठीक। अब देखो यहाँ इसमें इंटू करूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल होगा, मतलब कि जो मैंने पहले इन्वेस्ट किया है पैसे, तो ये हो जाएगा 250, और ये वाला होगा जो मेरा अमाउंट होगा, अमाउंट, और ये मेरा प्रिंसिपल होता है, इंटू करता हूं तो, ठीक है। तो इन दोनों का इंटू करूंगा तो 297 आएगा, ठीक। एक बात याद रखना, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों को मैं माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 47 का डिफरेंस आ रहा है। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑफ 2 ईयर, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज है मेरी 2 साल की। लेकिन अभी ये तो मेरा रेशियो में किया है मैंने, अभी ये रेशियो में तो किया है मैंने। देखो टोटल प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा था, इतना, रेशियो से करता हूं मैं, ठीक है। 24,000 250 से भाग दे दूंगा, एक यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा यहां से, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 96, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 96 मेरी। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो में इतना है 47, तो 47 इंटू 96 कर दूंगा मैं, ठीक है। जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका 4512, यही आंसर होगा। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज होगी 2 साल की, वो है मेरा, ठीक है। ये सक्सेसफुल है। और आपको ऐसे नहीं आए ना तो ऐसे भी कर सकते हो, x + y + xy अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा जी मेरे हिसाब से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक दोस्तों। एक क्वेश्चन और ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक। तो उसमें देखो, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 3,000 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदता है वो। ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली एट, वह 10% प्रॉफिट में बेचता है पहले आर्टिकल को, एंड दूसरे आर्टिकल को बेचता है 20% प्रॉफिट में। फाइंड हिज सेलिंग प्राइस, मतलब कि उसके सेलिंग प्राइस कितनी होगी। देखो 3,000 रुपये में लाया था, अब कितने रुपए में बेचेगा। यदि एक आदमी 2 वस्तुओं को 3,000 रुपये में खरीदता है, सॉरी क्वेश्चन है, और वह
वस्तुओं को 10% लाभ, 10% और 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस एक ही होता है, ठीक है। तो करते हैं अब मैंने इतना, देखो इसके दो मैं बताऊंगा रूल। पहले तो सक्सेसिव से करना ही करना है जी, मतलब 10% दे रखा है और प्रॉफिट है, मतलब 1/10 लिखेंगे इसे, और 20% को कैसे लिखते हैं हम, 1/5। प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, मतलब कि पहली वाली संख्या, पहली वाली वस्तु है वह मैं 10 रुपए में ला रहा था और 11 रुपए में बेच देता, ठीक। और दूसरी वाली वस्तु को मैं 5 रुपए में लाता था और प्रॉफिट करके मैं 6 रुपए में बेच देता था उसे, ठीक है। सबसे इजी मेथड यही है, ठीक। तो ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। सीपी हो गया 50, एसपी हो गया मेरा 66, ठीक है। 66 की वैल्यू बतानी है, उसमें देखो कॉस्ट प्राइस उसने दे रखा है, मतलब कितने रुपए में खरीदता है वो, तो 30,000 रुपए में खरीदता था वो। यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 60। सेलिंग प्राइस पूछा उसने, ठीक। तो ये 3,000 है ना, तो 3,000 को यहां से काट दूंगा मैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 60, और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब विक्रय मूल्य यहाँ पे 60 का इंटू कर दूंगा मैं, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा मेरा, इंटू कितना होगा, करो यहां से, ये आएगा 3960। ये मेरा आएगा एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, इतना आंसर आ गया, ठीक। 3,960 रुपए, ठीक है। इतना रुपए मिलेगा आपसे आफ्टर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, ये डिस्काउंट का, इंपॉर्टेंट डाल दो, शायद तुमने शायद नहीं किया हुआ ऐसा, आज मैं कराता हूँ। फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाय 5 गेट 3 फ्री, मतलब 5 खरीदने पर 3 फ्री मिलेंगे। इसमें डिस्काउंट बताना है, 5 वस्तुओं खरीदने पर 3 फ्री मिलता है, तो छूट बताओ। ये शायद आपने नया देखा होगा पहले। तो देखो पहले तो टोटल वस्तु देखो कितनी है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ वस्तु कितनी है, 5 और 3, फ्री भी ऐड करनी है हमें, 5 और 3 हो गई 8 वस्तु हो गई, ठीक। अब जो ऊपर लिखना है, देखना फ्री कितनी वस्तु है, 3 फ्री है, तो यहाँ पे फ्री वाली लिखेंगे, तो इनटू ये रेशियो में, फ्रैक्शन में ना, अभी इसे परसेंटेज करने के लिए क्या करूंगा मैं, 300 आएगा, 300/8 जाएगा 37.5। तो करने में बहुत आसान है, लेकिन मुझे पता है कैसे करते हैं, इसीलिए आसान हो गया, मैंने आसान करा दिया। टोटल वस्तु और जितनी वस्तु फ्री मिल रही है, ठीक है, जब भी डिस्काउंट निकलेगा, ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है, ये इस पे भी इंपॉर्टेंट डाल दो, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, हर एक क्वेश्चन हर एक बोर्ड एग्जाम में ये आता है, ठीक है। तो इसका सिंपल कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है पहले। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 3:5। ए और बी की जो प्रेजेंट एज का अनुपात कितना है, 3:5 है, तो मैं लिख लूंगा 3:5। जे डिफरेंस है, ठीक। If the ratio of their ages 5 year hence become, मतलब 5 साल बाद उनकी एज का जो आयु का रेशियो कितना होगा, 13:20। Then find the present age of B। बी की प्रेजेंट एज का रेशियो जीत होता है हमारा, प्रेजेंट एज, ये हो गया, ये भी हो गया, कुछ नहीं है। 5 साल बाद रेशियो ये हो जाता है 13 और 20 अनुपात हो जाता है। इसके लिए देखो होगा, लिख लेना कहीं पर नोट डाल के। एक बात बताओ, देखो मेरी एज आज 15 साल है और जो मेरा दोस्त है उसकी एज है 20 साल, तो हमेशा मेरी एज के
और उससे उसकी एज में डिफरेंस हमेशा 5 साल का होगा ना, 5 साल भी 5 साल का, 10 साल भी 5 साल का ही डिफरेंस होगा ना। तो देखो यहाँ पे इनकी जो एज का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, ए और बी है, ए और बी। वर्तमान में इनकी एज का डिफरेंस है 2, मतलब 3 और 5 की 2 तो होगा डिफरेंस, और 5 साल बाद इनकी जो एज का डिफरेंस देखो 7 हो जाता है। गड़बड़ है ना। हमें क्या करना चाहिए, जो डिफरेंस हमेशा समान रखना चाहिए। तो समान रखने के लिए मैं यहाँ पे 7 का इंटू कर दूंगा, यहाँ पे 2 का इंटू कर दूंगा। यहाँ पे नहीं, मतलब पूरे में करूंगा मैं, 7 का गुणा यहाँ पे करूंगा, 7 का और 2 का यहाँ पे, तो समान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। देखो 7 का गुणा करूंगा यहाँ पे 21, और ये 35, और 2 का यहाँ पे करूंगा क्योंकि डिफरेंस सेम करना है ना हमें, तो यहाँ पे करूंगा, ये 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ये प्रेजेंट एज है, ये मेरी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। ये 5 साल बाद की है। तो देखो अब देखो डिफरेंस 5 साल का ही तो है, तो इनमें डिफरेंस कितने हैं, 5-5 का आएगा कि नहीं अंतर, इसमें भी 5-5 का अंतर है। और 5 साल बाद, तो ये 5 है ना, 5 यूनिट होगी 5 ईयर के साथ, 5 ईयर, मतलब 5 से 5 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। तो मेरी प्रेजेंट एज कितनी होगी बी की, इतनी ये है ना बी की, ए और ये बी की है। तो मैं 1 का इंटू इसमें कर दूंगा मैं, तो मतलब 35 इंटू 1, तो 35 ईयर ऑफ बी। बी की ईयर कितनी होगी मेरी, 35 साल है अभी प्रेजेंट का, ठीक है। ये निकाल के यहाँ पे देखो 1 आया तो आपको कंफ्यूजन होगा, 2 आता है तो 2 का भी इंटू करते हैं यहाँ पे, 35 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये वाला हो रहा है, साधारण ब्याज से, ठीक है। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15%, ठीक है, दर है फॉर 3 इयर्स इज 7,200 द सम। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखी है 7,200 है, और उसकी ब्याज की दर कितनी है 15%, तो उसमें मूल्य बताना है, ठीक है। तो करते हैं। देखो फॉर्मूला इसके लिए याद होना चाहिए आपको, क्या होता है, आर क्या रेट है, टी टाइम है, ऐसा ही सिंपल मतलब साधारण ब्याज है, पी प्रिंसिपल है, मूल्य 100 याद कर लेना, ठीक है। आपको आता नहीं हो तो आप याद कर सकते हो उसको। तो रेट आर क्या रेट है मेरी, तो रेट परसेंटेज कितनी है 15, टाइम कितना दे, कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए, तो 3। साधारण ब्याज कितनी है बोले, साधारण ब्याज दे रखी है 7,200, सिंपल 7,200। पी निकालना है इसमें, पी प्रिंसिपल है, मतलब कि मूल्य धन है ये, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये पहले पी यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। 7200 इंटू 100, 15 इंटू 3, ये जाएगा कितने बार जाएगा, 24, ये पूरा चला जाएगा 24 बार, ये 3 से जाएगा 800, ये 5 बार, ये 20 बार। आंसर आ जाएगा इसका 1600, 16,000 रुपये। मूल्य प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये, ठीक। ये वाला हो गया। आप वैसे फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। इसमें ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना इस पर भी। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो मैं बताऊं, एलसीएम गुणा एचसीएफ, नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वल टू एक्स और वाई, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक्स और वाई क्या है, 2 नंबर है। अब क्वेश्चन करते हैं, द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज 4104 एंड एचसीएफ 9 दे रखा उसका। इफ वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर दे रखा है 171 है, तो दूसरा नंबर निकालना कितना होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला होगा तो इजी, बहुत आसानी से कर पाओगे तुम ये वाला। तो एलसीएम कितना 104 इंटू 9 एचसीएफ है, कोई भी नंबर मान लो 171 दे रखा है, और हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक। इनका गुणा करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर करो करो कितना आएगा, 30।
इसका आएगा 36 9 36 गुणा करेंगे 171 इंटू बाई ये जाएगा 216 बार। तो दूसरा नंबर की वैल्यू कितनी आएगी ये वाला, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। सो दोस्तों देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने बहुत क्यूब करके कैसे भी किया हुआ, लेकिन इसका अगर आप बेसिक से करोगे तो आंसर बहुत लेंदी जाएगा। इसका फॉर्मूला बताता हूँ देखना, ठीक है। जब भी हमें दे रखा हो x प्लस 1/x इक्वल टू पी, ठीक, और हमें निकालना है x प्लस 1/x क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू माइनस 3p। नोट डाउन कर लेना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो x प्लस 1/x प्लस इक्वल टू कितना दे रखा है 3। तो मैं कंपेरिजन करूंगा, मतलब p कितना है मेरा 3 दे रखा है, तो मैं कौन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाता हूँ, पी क्यू माइनस 3p। पी की वैल्यू दे रखी है ये, पी की वैल्यू, ठीक है। तो क्या लगाऊंगा, पी क्यूब 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 3 गुणा 3 मीन 27 में से 9 गया तो कितना बचा 18। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 18 आंसर आएगा, ठीक। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 19 वाला। इसमें आप देखोगे कि कॉइन्स वाले, ठीक है, कॉइन्स वाले क्वेश्चन करते हैं कि देखो आ बैग हैज ₹40 मतलब 46 रुपए एक बैग में इन द फॉर्म ऑफ द रुपीज। उस बैग में क्या है 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ कितने रेशियो के में 1:2:3 रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बैग, मतलब कि उस बैग में 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, ठीक। तो उस पैसे देखो एक बैग में 46 रुपए क्रमश 1 रुपीज 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है, तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखो ये तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ा हुआ क्या आपने कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, ये तो पता होगा ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, देखो रेशियो ऑफ कॉइन पहले लिखूंगा मैं, रेशियो ऑफ कॉइन्स, ठीक। 1:2:3 मतलब जो कॉइन है उस बैग में इस रेशियो की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक। और उसमें पैसे कितने हैं, तो ठीक है पैसे मतलब रुपीज या राशि, ठीक, कितनी है 1 रुपीज का, उसमें मतलब 1 रुपीज का एक कॉइन है और 50 पैसे के उसमें 50 पैसे पी से मानता हूं और 10 पैसे इसके हैं, इतना समझ में आया। और टोटल बैग है उसमें कितने 46 रुपए रखे हैं मेरे, टोटल बैग में 46 रुपए के इससे अनुपात में दे रखे हैं, ठीक। तो मैं या तो सबको रुपीज में कन्वर्ट कर लूं या पैसे में, तो मैं क्या करूंगा सबको पैसे में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाएगा, पॉइंट मेंशन ना ही। तो मैं 1 रुपीज को कैसे कर लूंगा, ऐसे दोबारा से करता हूं 1:2:3। 1 रुपया को मैं 100 पैसे बना लूंगा, 100 पैसे, ठीक। 50 पैसे तो यही है, यहाँ 10 पैसे, सॉरी 10 पैसे। अब टोटल देखूंगा कि कितने हैं उसमें पैसे, ये 100 पैसे हो जाएंगे प्लस जे इसका सबका इंटू कर दूंगा और 2 गुणा 50 हो जाएगा 100 पैसे प्लस 30 पैसे। टोटल कितने पैसे हो जाएंगे तुम्हारे, टोटल आएंगे 230 पैसे, ठीक। 230 पैसे हैं अभी रेशियो की फॉर्म में। टोटल कितने थे उसमें 46 पैसे, 46 पैसे थे, 46 रुपए थे, सॉरी। इसे पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 100 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसको मैं क्या करूंगा, ये इसके बराबर हो जाएगा 46 इंटू 100 पैसे, कटे जाएगा इससे और ये इससे जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू आएगा तुम्हारा कितना आएगा 20।
1 यूनिट इक्वल टू 20 आ गई, ठीक। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स, मतलब कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स रखे हैं उस बैग में। तो 50 पैसे के कितने, दो ही तो हैं, दो हैं। अभी रेशियो में, मैं रेशियो से उसमें कैसे आना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, मतलब 20 का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 20 गुणा 2, तो 40 कॉइन्स होंगे जो 50 पैसे के होंगे, 40 कॉइन्स। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सो इतना मैंने करा दिया आपको। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हों आपको हेल्पफुल लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को मैथ्स विद बॉबी को आप इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनी भी मेरी आगे वीडियो आएंगी यूपी प्लस कांस्टेबल से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।